जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 17 मई और 17 मई को आपको बता दें कि सभी शिफ्टों का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्टों में पूछे गए 75 जीकेजीएस के प्रश्नों के साथ साथ हम आज के इस वीडियो में अंग्रेजी के भी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग पहले फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि दुरंड कप, ठीक है, दुरंड कप है जो कि दोस्तों स्थापना आपका कब हुआ था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका इससे पूछा गया था कि दुरंड कप आपका शिमला हरियाणा में किस वर्ष खेला गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका होने वाला है वो दोस्तों आपका 1888 ईस्वी होने वाला है। ठीक है, 1888 ईस्वी में दोस्तों आपका जो दुरंड कप है पहली बार खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था फ्रेंड्स, आपको बता दें ये आपका शिमला में खेला गया था। शिमला आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है। इसके अलावा दुरंड कप की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फुटबॉल दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, इस जो आपका टूर्नामेंट का जो नाम है आपका किसके नाम पर रखा गया है, तो हेनरी मॉर्टिमर डुरंड। ठीक है, हेनरी मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया है, जो कि दोस्तों आपका उस समय भारत के क्या थे, तो विदेश सचिव थे। इसको भी याद रखिएगा क्या थे, तो आपका दोस्तों भारत के विदेश सचिव थे। ठीक है, इसके अलावा डुरंड कप की बात तो हो गई, लेकिन इसका जो हाल में आपका जो विजेता है डुरंड कप का वो कौन है, तो ये दोस्तों आपका बेंगलुरु एफसी है। कौन है, तो आपका बेंगलुरु एफसी दोस्तों आपका ये डुरंड कप का अभी हाल ही में जो विजेता बना है वो दोस्तों आपका है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका पहले भी पूछा जा चुका था। तो दोस्तों अब जो प्रश्न है आपका लगभग 50 से 60% जो प्रश्न है आपका अब रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए दोस्तों अभी तक के 30 शिफ्ट में पूछे गए 750 प्रश्नों का जो प्रश्नोत्तर है उत्तर के साथ एक एक्स्ट्रा पीडीएफ भी उसमें शामिल किया गया है। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। इसे लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से भी जाकर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप एमटीएस जो एग्जाम है अभी तक आपके जितने भी शिफ्ट में आके एग्जाम होंगे आपका 20 जून तक सभी एमटीएस एग्जाम का जो पीडीएफ है आपको मात्र 20 रुपये में मिलेगा। आपको एक टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, वहीं पर डेली बेसिस पे आपका जो पीडीएफ है आपका क्या होगा, अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग जाके इस नंबर पर या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के पर क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं और सारा जानकारी उस वहाँ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों आपका किस राज्य का है, तो वो दोस्तों आपका बिहार का है। ठीक है, बिहार का है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलते यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपका कितना है पूछ दिया जाए तो दोस्तों 1106। ठीक है, 1106 लोग दोस्तों यहाँ का आपका जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व का परिभाषा क्या होता है, तो दोस्तों 1 किलोमीटर वर्ग में, ठीक है, 1 किलोमीटर वर्ग में दोस्तों आपका कितना लोग निवास कर रहा है उसी को क्वालिफाई को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसी का जो परिमाण आता है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आपका जनसंख्या जो घनत्व है सबसे ज़्यादा आपका बिहार में है। तो सबसे कम, ठीक है, सबसे कम दोस्तों आपको कहाँ पर है, तो सबसे कम दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कहाँ का है दोस्तों, तो आपका अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। तो मान के चलिए तो यहाँ पर कितना है, तो मात्र 17। ठीक है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपका कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार कौन से संशोधन से अधिनियम से हुआ था। ठीक है, तो आपको बता दें कि 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुए एक बार फिर से समाज के उस जनमानस में चेतना लाने का प्रयास किया है जो कि ऐतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन हो चुके सामाजिक मान्यताओं को मुगलते में जी रहे थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 2005 में आपका आया था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायक, ठीक है, अधिकार का विस्तार किया है। यह आपका हिंदू उत्तराधिकार संशोधन यानी कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेदांत सत्यानारायण शर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो वेदांत सत्यानारायण शर्मा का जो संबंध है वो दोस्तों आपका किससे है, तो कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बता दें ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है तो इसका राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। इसके अलावा वेदांत सत्यानारायण जिसे कि सत्यम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी में हुआ था और मृत्यु आपका 16 नवंबर 2012 को विजयवाड़ा में हो गया था। ठीक है,
तो आपको बताना है कि जो कुचिपुड़ी आपका जो जगह का नाम है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में ये कुचिपुड़ी जगह है आपका पड़ता है। गिव का पहला क्वेश्चन आपका है जो कि आपका यही है, जैसा कि गिव आपका चल रहा है इस वीक में मंडे से फ्राइडे तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से जो ज़्यादा बार आपका जो भी बच्चे ज़्यादा बार आपका जवाब देंगे आंसर का, उनको दोस्तों गिव का विजेता घोषित किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी किस जिले में पड़ता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वन लाइफ इज़ नॉट अनफ आत्मकथा किसने लिखा है। तो ये दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा कुमार नटवर सिंह। ठीक है, कुमार नटवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक है जो कि दोस्तों आपका 2014 में प्रकाशित हुआ था। कुमार नटवर सिंह की बात करेंगे तो ये एक लेखक थे। इसके अलावा लेखक के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञ थे, एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह थे और एक आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण और रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसा कि नेहरू की विरासत, एक यादगार श्रद्धांजलि, इसके अलावा न्यूयॉर्क और टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, ये दोस्तों आपका इन्हीं का प्रमुख रचना है। इसके अलावा टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। फॉर फाइल एंड लेटर इन्हीं की रचना है। द मैग्निफिसेंट भूपेंद्र सिंह और पाटियाला इन्हीं की रचना है। हार्ट टू हार्ट इन्हीं की रचना है। वॉकिंग द विलेंस एनएल, इसके अलावा वन लाइफ इज़ नॉट इनफ ऑटोबायोग्राफी इन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसका राइट आंसर दिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इसका राइट आंसर आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथक राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना में हुआ था, तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति विभाग के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ है। इसके अलावा ये आपका 1988 से 1989 ठीक है के बीच में आपका इसका क्या हुआ है, तो आपका इसका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक में भारत ने दोस्तों कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने टोटल आपका 7 ठीक है 7 मेडल जीते हैं। तो राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, जिसमें आपका 1 गोल्ड था। ठीक है, जिसमें आपका 1 क्या था, तो 1 गोल्ड था। इसके अलावा 2 आपका क्या था, तो 2 आपका सिल्वर था और आपका 4 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, 4 आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो टोटल दोस्तों आपका कितना मेडल हो गया, तो 7 मेडल आपका किसने जीता है, तो आपका भारत ने जीता है। इसके साथ ही साथ बात करें कि टॉप पर आपका कौन सा देश रहा था, तो टॉप पर दोस्तों आपका कौन रहा था, तो ये आपका अमेरिका रहा था। अमेरिका ने कितना मेडल जीता था, तो अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीता है, जिसमें आपका 39 क्या था गोल्ड था, 41 क्या था सिल्वर था और 33 आपका ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन गिवे का यह है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता है, गिवे का आपका सेकंड क्वेश्चन आपका यही है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है कि उगादी जो त्यौहार है आपका कौन से महीने में मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, उगादी जो त्यौहार है वो आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ये दोस्तों आपका दक्षिण भारत का, ठीक है, ये आपका कहाँ का, तो दक्षिण भारत का एक आपका प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, इसे उगादी त्यौहार को दक्षिण भारत में किस रूप में मनाया जाता है, तो नव वर्ष में। ठीक है, नव वर्ष में मनाया जाता है। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछें, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दोस्तों इसे आपका चैत माह में मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत माह में मनाया जाता है। और यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, तो आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा तेलंगाना में, इन सभी राज्यों में ये जो त्यौहार है आपका प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो आपका अधिकार है वो आपका कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो आपका क्या है, वो आपका मौलिक अधिकार है। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है 6 हैं, जो कि आपका भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। ठीक है, तो वो 6 अधिकार कौन कौन सा है उसको हम लोग एक नज़र देखें तो पहला तो आपका यही हो गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था, तो अनुच्छेद 29 से 30 तक था। ठीक है, इसके अलावा जो पहला आपका अधिकार है वो दोस्तों आपका कौन सा है, तो आपका समानता का अधिकार है। ठीक है, पहला है आपका समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार वो आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है दोस्तों आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दोस्तों आपका बता दें तो ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये 6 दोस्तों आपका क्या है, तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका इसका स्थापना आपका किसने किया था, तो दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसका जो राजधानी था वो दोस्तों आपका मान्य खेत था। ठीक है, इसका राजधानी था मान्य खेत था। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 785 ईस्वी में हुआ था और 982 ईस्वी तक इस राजवंश का जो आपका था वो था। इसके अलावा चालुक्य वंश का बात करें तो चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक था या संस्थापक था आपका पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय था। इसके अलावा चालुक्य वंश का संप्रभु शासक था आपका कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था। और इस वंश का जो प्रथम शासक था वो तो दोस्तों आपका कीर्तिवर्मन था। इसके अलावा सातवाहन वंश की बात करेंगे जो कि आपके ऑप्शन में भी था, इसका जो संस्थापक था वो दोस्तों आपका कौन है, तो ये दोस्तों आपका सिमुक था। ठीक है, ये कौन था, सिमुक था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के किस ओर में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के किस ओर में स्थित है, इस टाइप का कोई प्रश्न आया था। ऑप्शन में था आपका नॉर्थ वेस्ट था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजा है उनको नाम बता देते हैं। उनका एक नाम है आपका सूरज कुमावत। ठीक है, सूरज कुमावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये आपका क्वेश्चन भेजा है। एक और नाम है, उनको भी हम बताते हैं। उनका जो नाम है आपका कशिफ कमर। ठीक है, कशिफ कमर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपका भेजा है। भेजे तो इससे बहुत सारे लोग हैं, तो ये दोनों स्टूडेंट का नाम हम आपसे ले रहे हैं क्योंकि दोनों ने बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन है जो कि आपको भेजा है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका पहल योजना है जो कि किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर उपभोक्ता के खाते में एलपीजी संबंधी हस्तांतरण से संबंधित है आपका उपभोक्ता पहल योजना, जो कि पहले की शिफ्ट में भी आ चुका है। अगला है वर्षा मापने का कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है, तो हेटोमीटर आपका वर्षा मापने में इस्तेमाल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेटोमीटर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियर डे है जो कि किसकी याद में मनाया जाता है, तो पहली बात ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर डे यानी कि अभियंता दिवस। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आपका विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया का उस दिन जन्मदिन होता है। और विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्ष गुंडम आपके नाम है, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। ये आपके भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्हीं की याद में आपको क्या मनाया जाता है, तो इंजीनियर डे यानी कि अभियंता दिवस मनाया जाता है। अगला है 1857 का दक्कन विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। मई और जून 1875 में ये महाराष्ट्र में पुणे 17 जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के लिए खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका बजट में कॉर्पोरेट टैक्स 12% से घटाकर, ठीक है, ये आपका बढ़ाकर नहीं घटाकर आपका कितना कर दिया गया है, तो संसद में यूनियन बजट 2022 पेश करते समय निर्मला सीतारमन जी ने आपको बताया था कि वित्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला किया है, जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को 15% और साथ ही सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% करने का पेश किया गया था। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग को पहले किस नाम से जाना जाता है, या कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम था, तो उड़ीसा आपके ऑप्शन में था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग का जो राजधानी था आपका तोसली था। ठीक है, कुछ समय पहले उड़ीसा को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका था सस्पिशन का एंटोनिम था, तो विलिंग, केयरलेस, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, कन्विक्ट, हेडलेस, इंटेटिव और इनकॉजन, ये दोस्तों आपका एंटोनिम्स है सस्पेंशन का। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका
कि पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेड़ों और झाड़ियों खेती के अध्ययन को वृक्षा संवर्धन कहते हैं। तो वृक्षा संवर्धन इसका राइट आंसर है। जो व्यक्ति वृक्षा संवर्धन का अभ्यास करता है उसे क्षतिग्रस्त पेड़ों के उपचार में विशेषज्ञ कहा जाता है। इसके अलावा बायोफेटा विज्ञान की बात करेंगे जो कि ऑप्शन में था, तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें काइयों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान की बात करेंगे तो जीव विज्ञान का वो शाखा है जिसमें जीव जंतु और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और घास विज्ञान की बात करेंगे तो घासों का अध्ययन आपका घास विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। गोपुरम मंदिर पूछा गया था आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म दक्षिण भारत से। तो इसका राइट आंसर आपका दक्षिण भारत हो जाएगा। गोपुरम या कि गोपुर जिसे कि विमानस भी कहा जाता है, एक स्मारकीय अंटलाटिका होती है जो कि प्रायः शिल्प से सज्जित और अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है। यह हिंदू मंदिर के स्थापत्य का एक प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायामन में होता है। यह मंदिर की चार दीवारी में बने हुए द्वार का काम करता है। एक क्वेश्चन था, कोई वस्तु है जो दिखाई देता है लेकिन सही रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। दो और ऑप्शन था, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका वह है कि भारत में जनगणना की शुरुआत आपका किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आधुनिक भारत में जो जनगणना का शुरुआत है वह आपका कब हुआ है? तो वो दोस्तों आपका 1872 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत आपका 1872 ईस्वी में हुआ है, लेकिन प्रथम जो समकालीन जनगणना था वो फ्रेंड्स आपका 1881 में हुआ है। तो आपका प्रथम समकालीन जनगणना पूछेगा तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1881। तो मेरे ख्याल से आपका ये शायद समकालीन जनगणना ही पूछा गया था, लेकिन आप लोग एक बार क्लियरफाई कर दीजिएगा कि प्रथम जनगणना पूछा गया था या समकालीन जनगणना। वहीं पर बात करें फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का, तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम जनगणना है वो दोस्तों आपका 1951 में हुआ था। और कौन से अधिनियम के तहत हुआ था ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। तो जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया गया था 1951 में। ठीक है, इसके बाद आपका 1991 से आपका प्रत्येक 10 साल में आपका जनगणना होता है। तो प्रत्येक 10 साल में आपका जनगणना होता है। 1951 में हुआ, इसके अलावा 1961 में हुआ। इस प्रकार चलते चलते आपका 2011 में जो लास्ट जनगणना है वो आपका हुआ था। इसके अलावा आपका 2021 में जनगणना होना है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। आपका सितंबर से इसका कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो आज़ादी के बाद ये, ठीक है, आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो आज़ादी के बाद आपका ये 7वां जनगणना था। लेकिन आपका बात करेंगे ऑल ओवर तो ये दोस्तों आपका 15वां जनगणना था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो के बीच बीच में दोस्तों हम गिव का जो आपका 5 प्रश्न है वो भी पूछेंगे, तो आप लोग को वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और 5 प्रश्न का जो जवाब है आपको देना है, तब आप गिव का जो है आप विनर बन सकते हैं। बस बनने के लिए सोमवार से आपका फ्राइडे तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हर एक शिफ्ट में सभी का जवाब आपको नियमित तौर पर देना है, तभी आप गिव के विनर के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम अभी बाकी है या आगे आने वाले CHSL का एग्ज़ाम है, उनके लिए एक PDF को तैयार किया गया है। SSC MTS एग्ज़ाम के अभी तक के 30 शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 750 प्लस प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक PDF को तैयार किया गया है, जिसका शुल्क है बहुत ही न्यूनतम मात्र 20 रुपये रखा गया है। उससे लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। वहाँ से भी जाकर आप लोग डायरेक्ट लिंक पर व्हाट्सएप चैट पर आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि MTS 20 रुपये में आपको सिर्फ 30 शिफ्ट का नहीं, जितने भी आगे MTS का एग्जाम चलेगा 20 जून तक चलेगा, तो 20 जून तक का PDF है जो कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डेली बेसिस पर आपको अपडेट है जो कि PDF होता रहेगा ग्रुप में, ग्रुप का लिंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जयपुर में स्थित जो हवा महल है उसका जो निर्माण है किसने करवाया था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो जयपुर में जो हवा महल है उसका जो निर्माण है आपका सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि कछवा राजपूत शासक थे। ठीक है, हवा महल जिसे कि पैलेस ऑफ ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, 1799 में जयपुर के रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं हवा महल स्थित कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका जयपुर में स्थित है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जयपुर का निर्माण किसने कराया था? तो जयपुर का जो निर्माण है वह आपका महाराजा सवाई सिंह, ठीक है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण है कब कराया गया था? तो 1727 ईस्वी में कराया गया था। इसके बाद बात करें जयपुर कौन से राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है और राजस्थान का जो वर्तमान राजधानी है वो भी आपका क्या है? तो आपका जयपुर ही है। ठीक है, याद रहे जयपुर को आपका पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया यानी कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो ये भी दोस्तों आपका जयपुर को ही कहा जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 5। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अलावा बास्केटबॉल एक खेल 2 टीमों के साथ खेला जाता है, जिस प्रकार आपका क्रिकेट खेला जाता है 2 टीमों के साथ, जिसमें प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ी एक समय में कोर्ट पर होते हैं। अर्थात एक समय में आपका कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है, जैसा कि क्रिकेट में आपको मालूम होगा, क्रिकेट में, हॉकी में और आपका फुटबॉल में, ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में आपका कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये दोस्तों आपका 11 खिलाड़ी आपके क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें भी आपका 7 ही होते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 2 खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेला जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मर्डेका कप है जो कि किस खेल से संबंधित है। तो मर्डेका कप की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका आया था डुरंड कप। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका आया था डुरंड कप किससे संबंधित है, तो ये भी दोस्तों आपका फुटबॉल से ही संबंधित था। तो चलिए गिब्बे का जो फर्स्ट प्रश्न है वो भी हम आपसे पूछ ही लेते हैं कि डुरंड कप है जो कि दोस्तों डुरंड कप आपका स्थापना कब हुआ था, डुरंड कप का। ये दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। ये दोस्तों आपका अभी का गिब्बे का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यही है। ये टूर्नामेंट है जो मर्डेका कप का है, ये आपका मलेशिया में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अन्य फुटबॉल से संबंधित कपों को देखें तो आपका पहला है रोबर्ट्स कप। ठीक है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। बंदोदकर ट्रॉफी है, मर्डेका कप है, कॉन्फ्रेंस कप है, DCM ट्रॉफी है, डुरंड कप है, BC रॉय ट्रॉफी है। ठीक है, इसके अलावा फीफा विश्व कप है, जूलियस ट्राइमेट ट्रॉफी है, इंडियन सुपर लीग है, कलिंगा ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है। इसके अलावा आपका बहुत सारे ट्रॉफी है जैसे कि सीडस है, स्ट्रोबोतो है, विठल ट्रॉफी है, UIF है, चैंपियंस लीग है। ये सभी जो आपके ट्रॉफी हैं, कप हैं, वो आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपका 11 होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, इसका जवाब आप लोग देना है। जवाब को देने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, हैशटैग आंसर लिख लेना है। ठीक है, हैशटैग आंसर लिख के एक का जवाब दीजिएगा, फिर दूसरा पूछा जाएगा उसका दीजिएगा, तीसरा पूछा जाएगा उसका दीजिएगा, चौथा पूछा जाएगा उसका, और पांचवा पूछा जाएगा उससे से आप जवाब है जो कि दे दीजिएगा। प्रसिद्ध अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार है जो कि अन्नपूर्णा देवी हैं, जो कि किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सुर बहार हो जाएगा। सुर बहार की बात करेंगे तो ये आपका सितार का एक बड़ा संस्करण है। इस उपकरण का विकास है भारत में 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों के दौरान हुआ था। तो आपका शायद ऑप्शन में सुर बहार ही दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुर बहार। इसके अलावा बीना एक वाद्य यंत्र है जिसे कि दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीतों में वीणा को आपका वाद्य यंत्रों की रानी कहा जाता है। तो वाद्य यंत्रों की रानी किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका वीणा को कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो नीति आयोग का जो नीति आयोग के द्वारा जो आपका जारी हुआ था बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाल में 2021 में, उसमें बिहार है जो कि देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। तो आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। लेकिन नीति आयोग के MPI के मुताबिक, ठीक है, सबसे आबादी वाला मतलब सबसे कम आबादी गरीब कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका केरल में है। मात्र 0.71% गरीब है जो कि आपका केरल में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव है जो कि किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो नृत्य उत्सव आपका मध्य प्रदेश में है जो कि मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के तहत कला परिषद द्वारा खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे भारत के लोकप्रिय शास्त्रीय नर्तक प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा खजुराहो नृत्य उत्सव इस कला का जश्न मनाने के लिए 1975 में शुरू किया गया था। यह भारत में सबसे प्रतीक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। तो शुरू कब हुआ था, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, 1975 में आपका शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया एट ट्रिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो जसवंत सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये कौन है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जसवंत सिंह, रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी जो और कुछ और पुस्तकें हैं जैसे कि जिन्ना इंडियन पार्टीशन, इसके अलावा इंडिपेंडेंस, इसके अलावा डिफेंस इंडिया, एक इंडिया एट ट्रिक्स, मिस्टेक्स, मिसकंसेप्ट्स एंड मिस वंडर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, ये पुस्तक पूछा गया आप। ये एक है आपका ए कूल टू ऑनर, इसके अलावा ट्रेवलर्स इन ट्रांस ऑक्सियाना इनलैंड्स ओवर द हिंदू कुश एंड अक्रॉस द अमुदरिया, ये भी पुस्तक आपके जसवंत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देवपुत्र की उपाधि है जो कि किसने धारण की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क हो जाएगा दोस्तों। आपका देवपुत्र का जो उपाधि है कनिष्क ने आपका धारण किया था। कनिष्क की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कुषाण वंश का आपका सबसे प्रतापी राजा था। इसके अलावा कुषाण वंश की बात करेंगे तो कुषाण वंश का जो स्थापना है किसने किया था, तो आपका कुजुल कटफिसस। ठीक है, कुजुल कटफिसस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना किया गया था। बात कर लेते हैं कनिष्क की, तो कनिष्क को आपको द्वितीय अशोक के रूप में भी जाना जाता है, द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत की थी। तो शक संवत का शुरुआत आपका कनिष्क ने ही किया था 78 ईस्वी में, और कुषाणों ने ही प्रसिद्ध रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था चीन से। इसके अलावा इनके शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो चौथा जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन आपका इसी के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, और उनके वंशजों को देवपुत्र कहा जाता है, अर्थात देवताओं का पुत्र। ठीक है, कनिष्क ने देवपुत्र शाही की उपाधि है जो कि धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपक मजुमदार को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार है जो कि कब मिला था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2018 हो जाएगा। ठीक है, समकालीन नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए श्री दीपक मजुमदार को वर्ष 2018 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से जो कि सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये पूछे हैं कि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार का शुरुआत आपका कब हुआ था। ठीक है, तो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार का शुरुआत आपका कब हुआ था, गिब्बे का आपका यह दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कब हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि 2022 का चिकित्सा में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, तो ये आपका स्वंते पावो को मिला है। तो राइट आंसर आपका स्वंतो पावो हो जाएगा। इसके अलावा 2022 की सभी नोबेल पुरस्कार के जो विजेताओं की घोषणा है वो आपका कर दी गई है। तो जैसे कि चिकित्सा में स्वंते पावो को मिला है, उसी प्रकार भौतिकी में बात करेंगे तो एलन अर्सपेस्ट को मिला है, जॉन एफ क्लाउंसर को मिला है, और एटेन जिलिंगर को मिला है। ये तीनों को दोस्तों आपका भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। वहीं पर बात करें रसायन में, तो रसायन में आपका कैरोलिन आर बटोजिजी को मिला है। इसके अलावा मॉर्टिन मेल्डल को मिला है, और के बैरी सापलिस को मिला है रसायन में आपका। इसके अलावा साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार आपका एनी एनेक्स को मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, ये पहले पूछा जा चुका है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा शांति की बात करेंगे तो एलएस बियाल्स्की को मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज़ के लिए मिला था। इसके अलावा अर्थशास्त्र में बात करेंगे तो बेन एस बर्नान को, डगलस डब्ल्यू को, एम डायमंड और आपका फिलिप एच को आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार है जो कि मिला है। ठीक है, तो ये सभी आपके नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनमें से एक प्रश्न आपका एक शिफ्ट गैप करके आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पत्तों के हरे भाग को क्या कहते हैं, तो पत्ती के चपटे हरे भाग को पटल यानी कि पत्ती फलक कहते हैं। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि अल्पसंख्यक एवं शिक्षा का अधिकार है जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका अनुच्छेद जो 30 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के 1 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शैक्षणिक और आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपका कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपका 29 दिया गया था, तो अभी 30 पूछ दिया गया है। 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, यानी कि इंडियन फिलोसफी का कौन सा आपका भाग नहीं है, तो ड्रेविड आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंचनजंगा है जो कि कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। कंचनजंगा की बात करेंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में इस पर्वत शिखर की ऊंचाई की बात करेंगे तो 8586 मीटर है, जिसे कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है। इसे पश्चिम में तमोर नदी के द्वारा, उत्तर में लहनोक चू और जोशांगला और पूर्व में तीस्ता नदी के द्वारा सीमांकित किया गया है। यह आपका नेपाल और सिक्किम भारत के बीच में स्थित है, तो आपका अभी का राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका योग दिवस 2022 की जो थीम है वो फ्रेंड्स आपका क्या है, तो योग दिवस 2022 की थीम है आपका मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग दिवस दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष आपका 21 जून को मनाया जाता है, ये आपको मालूम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 21
जून को मनाया जाता है। लेकिन आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है गिवे का, हम यहीं पर पूछ दे रहे हैं कि आपका योग दिवस है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो कि आपका किस वर्ष से मनाया जा रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका किस वर्ष से मनाया जा रहा है, ये आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्धमान, ठीक है, बंदरगाह है जो कि आपका वर्धमान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जिसका राइट आंसर महाराष्ट्र यानी कि MH हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र के दहानू के पास वर्धमान में स्थित है आपका ये आपका बंदरगाह। इसके अलावा ये बंदरगाह है जो कि आपका कब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 फरवरी 2020 को देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में महाराष्ट्र के दहानू के पास वर्धमान में आपका 65,544.54 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने का मंजूरी दिया गया था, ठीक है। यह आपका देश का केमा बंदरगाह है, तो आपका 13वां बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन GDP ग्रोथ रेट इन बजट 2022, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 9.2% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कुमारी कमला को पद्म भूषण अवार्ड है जो कि किस शैली में दिया गया था, तो कुमारी कमला की बात करेंगे तो इनको जो पद्म भूषण है आपका 1970 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 1970 हो जाएगा, ठीक है। कल के शिफ्ट में पूछा गया था कुमारी कमला है जो कि किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि कथक से संबंधित है या आपका कथक से संबंधित है या आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। तो जो लोग भी इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आप जरूर इस डाउट को क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन अगला पूछा गया था इंग्लिश से मिस्ट्रेस का सिनोनिम्स पूछा गया था, ठीक है। तो आपका शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन में दिया गया था जो कि राइट आंसर था। इसके अलावा मिस्ट्रेस का सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्रिटिक यानी जेमेटिक, मिस्टिक्स, अनकैनी, इसके अलावा ऑब्सक्योर, डार्क, डीप, ये सब दोस्तों आपका मिस्ट्रेस का सिनोनिम्स है। इसके अलावा कल्पेबल का एंटोनिम्स पूछा गया था जो कि आपका इनोसेंट दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इरिस्पॉन्सिबल, ब्लेमलेस, आपका इनोसेंट आपका है जो कि इसी का क्या है, तो एंटोनिम से तो ये पूछा गया था। नॉट गिल्टी, राइट, ये सब आपका क्या है, तो आपका कल्पेबल का एंटोनिम्स है। इसके अलावा विलेनियस का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो आपका नेफ्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका पूछा गया था 100 ईयर ओल्ड और ओल्डर का वन वर्ड पूछा गया था, तो आपका ए पर्सन हु इज़ 100 ईयर ओल्ड और ओल्डर इज आपका सेंचुरियन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्लेजर का स्पेलिंग करेक्ट स्पेल्ड पूछा गया था, तो PLEASURE ये आपका प्लेजर का सही मीनिंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका वार्डरोब मीन्स यानी कि कपड़े रखने या टांगने की अलमारी को क्या कहते हैं, यानी कि लार्ज कपबोर्ड इन द विच यू कैन हैंग योर क्लॉथ, तो आपका वार्डरोब इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। तो जो कि हमने आपको सभी लगभग जो प्रश्न आपको बताने का प्रयास किया है, तो सभी प्रश्न आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका विभाजन है वो आपका कब हुआ था, ठीक है। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है आपका सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका वर्ष 1907 में आपका हुआ था, ठीक है। वर्ष 1907 में हुआ था, तो राइट आंसर आपका 1907 हो जाएगा। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, उसी समय आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरमपंथियों और गर्मपंथी के बीच में, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी के दो समूह में विभाजित किया गया था, और इस जो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर रास बिहारी बोस, ठीक है। डॉक्टर रास बिहारी बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको हमने पहले के एनालिसिस वीडियो में बहुत बार बता चुका है, तो ज़्यादा टाइम आप लोग का हम नहीं लेंगे। बाकी जो PDF में शामिल करना होगा वो फैक्ट्स को देखकर हम कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर से जरूर हो जाइएगा। सारी जो अपडेट है SSC MTS की आपको सबसे पहले वहीं दी जाती है, ठीक है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपका कि बीजिंग ओलंपिक 2022 कौन से महीनों में आयोजित हुआ था। बीजिंग ओलंपिक, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक को दोस्तों आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक को कौन से नाम से जाना जाता है, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों आपका 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बीजिंग चीन में हुआ था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर फरवरी माह में हो जाएगा, ये आपका फरवरी में आयोजित हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। तो आपको बता दें कि गिवे का जो क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन आपको अभी ये पूछ देते हैं कि आपका जो शीतकालीन ओलंपिक है 2000, ठीक है, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक है फ्रेंड्स, वो आपका कहाँ होना है। ये प्रश्न का उत्तर हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका है। तो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक दोस्तों आपको कहाँ होना है ये आपको बताना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि
76वां जो स्वतंत्र दिवस है आपका किस वर्ष मनाया गया था, ठीक है। तो 76वां स्वतंत्र दिवस की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका वर्ष 2022 में मनाया गया है, ठीक है। इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग ने मनाया था 15 अगस्त 2022 को, वो आपका देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है। इसी दिन दोस्तों 15 अगस्त के दिन हमारा जो भारत है वो आपका आज़ाद हुआ था, किससे, तो आपका ब्रिटेन से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76वां हो जाएगा। जो अभी 2023 का जो आपका आने वाला है स्वतंत्रता दिवस, वो दोस्तों आपका कौन से नंबर का है, तो आपका 77 नंबर का है, ठीक है। इसके अलावा 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम लोग बनाए थे 2021 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही आपका इजी पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा गया था 2011 के अनुसार, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों आपका 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहते किसे हैं, तो एक वर्ग किलोमीटर में आपका कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसी को दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। 382 कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर में आपका 382 लोग हैं जो कि निवास कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब लोग जाने कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका किस राज्य का है, तो हमने बहुत बार बता चुका है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है। सेकेंड सेट में ही आपका प्रश्न बना था, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ का है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व मात्र 17 ही है, ठीक है। तो आपका जनसंख्या घनत्व से इतना ही प्रश्न बनेगा। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस बात करें कि इसका जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कब हुआ है, तो आपको बता दें 1828 में धार्मिक संगठन के रूप में ब्रह्म समाज का शुरुआत किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ठीक है। तो आपके लिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। जब आपका ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था उस समय उसके बाद आपका दोस्तों आर्य समाज का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो आर्य समाज का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कब हुआ था, वो दोस्तों आपको कॉमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। कब नहीं हुआ था, किसने किया था, ये आपको आपका आंसर है किसने किया था आर्य समाज का स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 23 और 24 आपका है जो कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है, की बात करेंगे फ्रेंड्स। अनुच्छेद 23 और 24 आपका शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में आपका क्या है, तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। कितने उम्र के बच्चों को, ठीक है, कितने उम्र के बच्चे को, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने आदि में काम करना नहीं है, ये आपका आर्टिकल 24 बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है 2011 के जनगणना के अनुसार। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार आपका ये सेकंड क्वेश्चन है आज के शिफ्ट का। और ये आपका ये भी प्रश्न आपको बता दें तो रिपीटेड ही प्रश्न है कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। शायद लैंग्वेज आपका इस प्रकार का था कि महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। तो बात रही कि पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पे दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र है। वहीं पर बात करें थर्ड पे आपका कौन है, तो वो दोस्तों आपका बिहार है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पे यूपी, सेकंड पे महाराष्ट्र और आपका थर्ड पे आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम किसका है फ्रेंड्स, सबसे कम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है। अगला पूछा गया था हिमालय इज विच टाइप ऑफ माउंटेन, तो आपके ऑप्शन में फोल्डेड दिया गया था, ब्लॉक दिया गया था। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका फोल्ड होने वाला है, ठीक है। द आल्प्स एंड हिमालयज आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन डेट आर फॉर्म इन द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो आपका फोल्ड माउंटेन्स का एक उदाहरण है हिमालय। तो आपका राइट आंसर आपका फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि नेगेटिव सिंगल आयन सफिक्स, ठीक है। नेगेटिव सिंगल आयंस का सफिक्स बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका -IDE, ठीक है। -IDE इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेगेटिव आयंस डेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स -IDE टू द स्ट्रीम ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे इजी प्रश्न आपका कि मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो आपका मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। तो आपका मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा।
भारतीय हॉकी के सबसे दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से माना जाता है जिन्हें भारत के लिए हॉकी खेला था। ठीक है, 1956 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है 1956 में, और उन्हें गोल के नाम, इस गोल नाम से एक आत्मकथा भी लिखी है। तो कल होकर आपसे ये पूछ दिया जाए कि गोल नामक जो पुस्तक है वो किनकी आत्मकथा है, तो आपको मेजर ध्यानचंद मार कर आना है। इसके अलावा इनका जो जन्म है आपका 29 अगस्त को हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में 29 अगस्त को उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ ही बात करेंगे तो उनके नेतृत्व में भारत ने 1928 में, 1932 में, 1936 में 3 ओलंपिक में आपका हॉकी में पदक है जो कि जीता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेगुर मिट्टी, तो आपका इसका राइट आंसर है काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी का जो रंग होता है काला होता है, और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये रेगुर जो मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, आपका कपास उगाने के लिए वो उपयुक्त होता है। तो ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी है जो कि सबसे उपयुक्त है, तो उसका आंसर उसका आंसर था उस समय आपका क्या था, रेगुर मिट्टी ही था, यानी कि काली मिट्टी ही था। ठीक है, इसके अलावा इसलिए कपास मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों आपका है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कोशिका का जो विधिवत अध्ययन है उसे आपका कोशिका विज्ञान या कोशिका जैविकी यानी कि सेल बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या था, साइटोलॉजी था या कोशिका विज्ञान था, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टर्म हैं जैसे कि आपका फर्स्ट है हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में यह कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोनोटोमी का अध्ययन है जो कि एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक फिजियोलॉजी है, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है, यहाँ जीवित जीवों और उनके अंगों के कार्य से संबंधित है। इसके अलावा एक है आपका टैक्सोनॉमी जो कि विज्ञान की शाखा है जो कि जैविक जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है। यह साझा किए गए विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम से कोई क्वेश्चन था। तो देखिए एंजियोस्पर्म जो आपका प्लांट डेट प्रोड्यूस फ्लावर एंड वियर दे सीड्स इन फ्रूट्स, दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद इन द किंगडम प्लानट। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर किंगडम प्लानट हो जाएगा। शायद पूछा गया था एंजियोस्पर्म है जो कि कौन से प्लानट से संबंधित है, तो किंगडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। विथ अबाउट 3 लाख स्पेसीज एंजियोस्पर्म्स रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द ऑल नॉन लिविंग ग्रीन प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। वो क्या पूछा गया था, वोल्कानो। ठीक है, वोल्कानो से दोस्तों आपका क्या निकलता है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लावा ऑप्शन में दिया गया था, तो लावा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिसे पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ है जो कि बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के निर्देश पर पैसा छोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन था आपसे आज के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। एक लैंग्वेज तो आपका ये मिला है, एक लैंग्वेज मिला है कि सेंट्रल बैंक जब बैंक को लोन देता है ताकि इकोनॉमी है जो कि आपका नॉर्मल रहे, इसके लिए वो बैंक को कन्विंस करता है, कौन, आरबीआई। तो उस कन्विंसिंग प्रोसीड्यूर को क्या कहते हैं, एक आपका लैंग्वेज ये मिला है। तो आप कमेंट सेक्शन में जो इसका आंसर है आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर अभी आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं या लीडर होते हैं वह कौन होते हैं। ऑप्शन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तीनों सेना के जो चीफ होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद बात करें आपके थल सेना प्रमुख के, तो थल सेना जो प्रमुख है वर्तमान में वो दोस्तों आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। इसके अलावा बात करें वायु सेना के प्रमुख के, तो वायु सेना के जो प्रमुख है आपका एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया, यह आपके वायु सेना के प्रमुख हैं। इसके अलावा नौसेना के प्रमुख की बात करेंगे तो एडमिरल करमबीर सिंह, ये आपके नौसेना के प्रमुख हैं। इसके अलावा बात करेंगे सीडीएस के जो कि तीनों सेना का प्रमुख होता है। ठीक है,
राष्ट्रपति से पहले, तो CDS की बात करेंगे वर्तमान में कौन है, तो लेफ्टिनेंट अनिल कुमार चौहान। ठीक है, लेफ्टिनेंट अनिल कुमार चौहान आपके सेकेंड CDS है। तो आपको बताना है कि आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है कि आपका फर्स्ट CDS आपका कौन थे। ठीक है, फर्स्ट CDS आपके कौन थे, ये दोस्तों आपके सेकेंड क्वेश्चन है गिव अवे का। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपका आयुष्मान भारत जो योजना है वो किस मंत्रालय के अधीन आपका कार्य करता है। तो ये आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान मिशन के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के सभी मामले आते हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आपका आयुष्मान जो भारत योजना है आपका आता है। तो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना आपका कब स्टार्ट हुआ था। आयुष्मान भारत योजना आपका कब स्टार्ट हुआ था आपको बताना है, तीसरा क्वेश्चन है। अगला है कि अनुच्छेद 370 है जो कि किस राज्य में लगाया गया था, जो कि 2019 में हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, तो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जे के हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दे दी थी। तो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन में घूमर दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में देखें तो पहला तो आपका घूमर है, दूसरा आपका चारी है, तीसरा आपका गिनाद है, झूलन लीला है, कालबेलिया नृत्य है, भवई है, आपका कच्ची घोड़ी है। तो आपके लिए चौथा क्वेश्चन यहीं पर छोड़ दे रहे हैं कि आपका जो कालबेलिया जो नृत्य है उसका अन्य नाम क्या है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य का आपका अन्य नाम क्या है वो आपका चौथा क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो लगभग सभी स्टूडेंट ने 100 में से आपका 99% स्टूडेंट ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे और आपके सही ही किए होंगे। तो कौन कौन लोग सही मारे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत बार हमने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था। तो 1757 आपका जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो दोस्तों आपका 1752 में नहीं, आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध है जो कि आपका हुआ था। बात करें किसके किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान शासक था, अहमद शाह अब्दाली और आपका किसके बीच हुआ था, तो मराठों के बीच हुआ था। मराठों का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो आपका सदाशिव राय कर रहा था। ठीक है, वहीं पर बात करें तृतीय युद्ध का तो बात कर लिए, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध का बात ना करें तो ऐसा हो न सकता है। तो फर्स्ट युद्ध आपका हुआ था 1526 में बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच विजेता बाबर बना था। सेकेंड युद्ध आपका हुआ था 1556 में, किसके किसके बीच हुआ था तो देखें तो आपका अकबर, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में आपका सेकेंड युद्ध हुआ था। 1556 ईस्वी में ही अकबर ने ही गद्दी पर बैठा था और उस समय ही आपका पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। अकबर का सेनापति बैरम खान इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 4 आश्रम में से कौन सा आपका नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन आप लोग बताइएगा क्या दिया गया था। इसके अलावा हम चारों आश्रमों का जो आपका है वो आपको डिस्कस कर देते हैं। चारों आश्रम में से आपका एक जो आपका होगा ऑप्शन वो आपका गलत होगा। तो चतुराश्रम की बात करेंगे तो चतुराश्रम या 4 आश्रम प्राचीन भारतीय अवधारणा का हिस्सा है जिसने मानव जीवन के 4 चरणों की पहचान होती है, जिसमें प्राकृतिक मानवीय आवश्यकताएं और कर्म शक्तियों के आधार पर विशिष्ट अंतर है। पहला चरण आपका ब्रह्मचर्य का आता है, गृहस्थ का आता है, वानप्रस्थ का आता है और आपका सन्यासी का आता है। ब्रह्मचर्य जो जीवन होता है आपका 25 वर्ष से प्रारंभ होता है, गृहस्थ 25 वर्ष तक चलता है, गृहस्थ जीवन आपका 50 वर्ष तक चलता है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका वनप्रस्थ है आपका 74 वर्ष तक चलता है। संन्यास जो आपका आश्रम है वो आपका पूर्ण त्याग तक चलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आपका पॉपुलर क्वेश्चन, मोहे रंग दो लाल गाना के कोरियोग्राफर कौन थे जिन्हें 1986 में पद्म भूषण मिला है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके बिरजू महाराज जी हो जाएंगे। ठीक है, 1986 में इन्हें आपके बिरजू महाराज को
क्या किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज की बात करें तो उमराव जान, डेढ़ इश्किया, बाजीराव मस्तानी सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में नृत्य कोरियोग्राफी किया है। पद्म विभूषण के अलावा इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के गाना था आपका मोहे रंग दो लाल की कोरियोग्राफी के लिए साल 2016 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक है उसके रचयिता यानी कि आत्मकथा है किसकी है, तो आपका राइट आंसर नेल्सन मंडेला राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक हैं। उन्हें फर्ग्यूसन के क्षेत्र में संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर सराहा जाता है और उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उनके पुरस्कारों की सूची में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। भारत का राष्ट्रीय संगीत नृत्य नाटक अकादमी के द्वारा उन्हें 1990 ईस्वी में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GK/GS का अंतिम क्वेश्चन है और आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। पूरे के पूरे 25 नंबर क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस हम कर चुके हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है, अमरावती कला का जो विकास है आपका किस वंश से संबंधित है, या अमरावती स्कूल आर्ट्स का स्थापना है किस राजवंश ने किया था, तो आपका सातवाहन ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अमरावती कला का विकास हेल राजवंश शासक सातवाहन के द्वारा विकसित शैली है। इस शैली में बुद्ध के विहारों को बताया गया है। यह शैली कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे विकसित है। अब आपको बताएं तो अब आपका इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है डैम्प का एंटोनिम है, जिसको जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ड्राई, फिर है राइड, आपका है डेसिटेड एंड ड्राइड एंड पर्सड। ये दोस्तों आपका क्या है, तो डैम्प का एंटोनिम्स है। इसके अलावा एब्जॉर्ब का एंटोनिम्स है तो मिसअंडरस्टैंड, डिपर्स, डिस्पिस्ट, डिस्ट्रैक्ट, इजेक्ट, इमिट, एक्सीड। ये आपका एब्जॉर्ब का एंटोनिम्स है। इसमें से क्वेश्चन होगा, ऑप्शन बता दीजिएगा। एक है आपका एलिवेट का सिनोनिम्स है, तो आपका एलिवेट का सिनोनिम्स अले, एस्यूज, लाइटेन, मिटिगेट एंड रिलीव आपका एलिवेट का सिनोनिम्स है। इसके अलावा एक आपका आया था इडियम जो कि कट टू नेक का इडियम आया था। एक आपका पोजीशन का करेक्ट स्पेल्ट आया था जिसमें आई छूटा हुआ था, तो इसका राइट आंसर पोजीशन था। पोजीशन का जो सही मीनिंग है वो आपका POSITION है। ठीक है, इन सब के अलावा जिनका जो एग्ज़ाम अभी तक आपका बाकी है, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उनके लिए एक PDF को तैयार किया गया है। अभी तक के 30 शिफ्टों का, यानी कि आज मिला दें तो 33 शिफ्ट हो जाएगा और प्रश्नों की संख्या आपका 800 प्लस हो जाएंगे। साथ में साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जोड़ा गया है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। साथ में साथ व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर को सेव करके। इसका 20 रुपये में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आपके पूरे MTS एग्जाम का जो PDF है आपको मिलने वाला है। 20 जून तक आपका जो MTS का एग्जाम है आपका चलना है, तो 20 जून तक का PDF आपको डेली अप टू डेट होता रहेगा और आपको मिलता रहेगा, जो कि आगामी जो एग्ज़ाम होना है CGL का, CHSL का, उसके लिए भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों को लेना है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी और भी मिल जाएगी। तो चलिए, वीडियो को कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और जो 5वां जो क्वेश्चन छूट गया था वो क्वेश्चन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, हाँ या ना में आपको उत्तर देना है। तो 5वां जो क्वेश्चन है आपका वही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।